नमस्ते भाई। सीएचएसएल मेंस 2022 की ऑफिशियल आंसर की एसएससी की तरफ से आ गई है। एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था जिसमें मैथ्स के 30 सवाल हैं और इस वीडियो में आपको वो 30 के 30 सवाल सॉल्व करवाऊंगा। हालांकि मैंने एनालिसिस में भी लगभग सारे ही सवाल सॉल्व करवा दिए हैं, लेकिन इस बार एग्जैक्ट डाटा वाले विद सेम लैंग्वेज के सवाल मैंने जल्दी से टाइप करवाए अपनी टीम से। और अब लगभग 10 बज गए हैं और मैं कैरेविल पे दिन भर की क्लास लेने के बाद मुझे समय मिला है और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। और बहुत कम समय में चुटकियों में मेरे दोस्तों सवाल करवाऊंगा जो एक्चुअल में एग्जाम अप्रोच होनी चाहिए किसी बच्चे की, वो मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा। जल्दी से निपटाते हैं पूरा पेपर। कॉपी पेन लेके बैठो, जब तक आप सांस जो है खींच के बाहर निकालोगे तब तक ये पूरा पेपर निपट जाएगा, ऐसा देख लेना। जैसे कि सवाल नंबर 1 आपके सामने, निम्न आंकड़ों की माध्यिका क्या है। माध्यिका निकालना है तो इनको आप बढ़ते हुए क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे छोटा नंबर दिखाई दे रहा है यहां पे, ये वाला 10। 10 के बाद है 15। 15 के बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों? 18। 18 के बाद मेरे दोस्तों और भी कुछ है क्या? 18 के बाद ये 20 है और 20 के बाद मेरे दोस्तों 21 है। इसके बाद मेरे दोस्तों 4 नंबर और होंगे। ठीक है, तो सबसे बीचों बीच में कौन सा पड़ेगा? ये 21 पड़ेगा, तो ये 21 आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो आपके पास 9 नंबर हैं, तो बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, बीच में यही वाला पढ़ना है, आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, यही मीडियन हो जाएगा, बात खत्म। ऐसी करना है पेपर में। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 साल में खुद का 2 गुना हो जाती है, वह कितने समय में 7 गुना हो जाएगी? एक बात बताओ, साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर होती है, कोई धनराशि दुगुना हो गई। दुगुना हो जाने का मतलब कि 1 रुपए का प्रिंसिपल 2 रुपए बन गया। दुगुना हो जाने का मतलब आपको 1 रुपए ब्याज मिला। 1 रुपए ब्याज मिला कितने साल में? 4 साल में। कितने समय? 7 गुना हो जाएगी। 7 गुना होने का मतलब 6 रुपए ब्याज। 6 रुपए ब्याज कितने साल में होगा? 24 साल में। 1 रुपए 4 साल में ब्याज है तो 6 रुपए कितने साल में ब्याज होगा? 4 गुना 24 साल में। ये आंसर है, बस कुल इतना ही है, ये बताइएगा। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। इन अनुपातों का सही अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम कौन सा है आपको बताना है। तो देखिएगा, आप या तो इनको एग्जैक्ट डिवाइड कर लो, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। अब मेरे दोस्तों, जो इनका डिनोमिनेटर है, जो इनका हर है, उसको आसानी से इक्वल बनाया जा सकता है। अब 30 15 50 20 का एलसीएम क्या होता है? 300। तो मैं सबके डिनोमिनेटर को 300 बना लेता हूं, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करूंगा तो ऊपर हो जाएगा 170। यहां 300 बनाने के लिए 20 से गुणा करेंगे, 20 सत्ते 140। यहां 300 बनाने के लिए 6 से, 27 6 162। यहां 15 से गुणा करेंगे, 20 गुणा 15 300, 11 गुणा 15 165। तो भैया नीचे तो सभी के बटे में 300 रहेगा, तो सबका हर सेम है। अब जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। सबसे ज्यादा बड़ा मुझे यहां दिखाई दे रहा है 170, ये वाला, तो 17/30 सबसे बड़ा है। उसके बाद मुझे ये दिखाई दे रहा है 11/20, तो 11/20 आना चाहिए मेरे प्यारे भाई, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट द कंडीशन फॉर ए नंबर टू बी डिविजिबल बाई 3। 3 से विभाजित होने की क्या शर्त है? पहली शर्त, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड एंड इवन डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ऐसा कुछ। द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाई 3, ये भी नहीं। ठीक है भैया, 4 के लिए होता है ऐसा। सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ये सही है। 3 और 9 दोनों के लिए सेम नियम है, अगर किसी नंबर के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। सिंपल डिविजिबिलिटी रूल पूछा है, कोई क्रिएटिविटी नहीं। In what ratio should rice costing 67.5 per kg be mixed with rice 60 रुपये पर kg so as to obtain an average cost of 64? 2 प्रकार के चावल हैं, एक 67.5 रुपये पर केजी वाले, दूसरे 60 रुपये पर केजी वाले। इन दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर बने उसका औसत मूल्य 64 रुपये पर केजी हो? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो रुपये पर केजी पे एलिगेशन लगाओगे, सीधा सीधा क्वांटिटी का रेशियो आएगा। अभी 64 में से 60 घटाएंगे 4 अभी, और इसमें से घटाएंगे मेरे दोस्तों 3.5, और 4 3.5 का रेशियो आप करोगे 2 गुना 8:7, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे चलेंगे, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस जॉइंटली। ए और बी ने साथ में बिजनेस ज्वाइन किया। द इन्वेस्टमेंट मेड बाई ए इज इक्वल टू 7 टाइम द इन्वेस्टमेंट मेड बाई बी।
भाई ए और बी ने बिजनेस शुरू किया और ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो बी का 7 गुना है, यानी कि बी ने 1 रुपये इन्वेस्ट किया तो ए ने 7 रुपये इन्वेस्ट किया है। तो आपसे पूछा है ए का शेयर क्या होगा, एनुअल प्रॉफिट 2,75,000 में से। भाई ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो भैया यही उनके प्रॉफिट का रेशियो भी होगा, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट की है प्रॉफिट भी उसी रेशियो में होगा। ए का हिस्सा पूछा है तो ए का जो हिस्सा होगा वो 7/8। टोटल कितना है, 7 और 1 8, 8 में से 7 पार्ट होगा, कितने का, 2,75,000 रुपए का। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कई सारे तरीके इस सवाल को करने के, चाहे आप डिजिटल सम लगा लो। अब जैसे बटे 8 है, 8 से 1000 जो है 125 बार जाएगा मेरे दोस्तों, 125। तो भैया ध्यान से समझिएगा, यहां पे 3 5 है, यहां पर भी 2 बार 5 है, तो ये तो आएगा नहीं एंड में, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, ये भी नहीं आएगा। 225 में केवल 2 ही 5 है, जबकि यहां पे 3 5 है 125 में, तो काफी ये इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। अब मेरे प्यारे भाई मैं यहां पे डिजिटल सम का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। डिजिटल सम अगर यहां पे लगाओगे तो 7 2 9, ठीक है भाई, और 2 और 1 3 5 8, 8 5 40 4, 4 7 28, 2 10, एक डिजिटल सम आ रहा है, एक तुरंत कर लिया करो सेकंड में। यहां डिजिटल सम कितना होगा, 5 4 9, 2 2 4 6 10, 1 डिजिटल सम है। यहां कितना है, 6 2 8, 2 10 5 13, यहां 4, ये नहीं, तो बी ऑप्शन है। डिजिटल सम निकालेंगे भाई, 2 और 1 3 5 8, 8 5 40 4, 4 7 28, 28 के अंकों को जोड़ेंगे, 8 2 10 यानी कि 1। इजी हो गई कैलकुलेशन। और भी तरीके हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम का 20 गुना का 20वां हिस्सा है। एचसीएफ जो है वो एलसीएम का 20वां हिस्सा है। यदि एक संख्या 96 है और एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस 456 है, तो आपसे पूछे दूसरी संख्या। देखिए पहली लाइन में क्या बोला है, पहली लाइन में बोला है कि एचसीएफ जो है वो एलसीएम का 1/20वां हिस्सा है, यानी कि अगर एलसीएम अगर 20 है तो यहां से एचसीएफ 1 है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 20 गुना है, ठीक है ना। एक संख्या 96 है, दोनों का डिफरेंस 456 है। अब एचसीएफ एलसीएम का डिफरेंस कितना है, 20 और 1 19 यूनिट। एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस 19 है, 19 की वैल्यू 456 है, कितने गुना, तो आप कहोगे सर 19 दूनी 38, 19 चौक 76, 24 गुना, यानी कि यही आपका एचसीएफ है। 1 यूनिट ही तो आपका एचसीएफ है, तो एचसीएफ आपका 24 आ गया, 24। दूसरी संख्या देखिएगा मेरे दोस्तों, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो एलसीएम जो होता है वो एचएक्सवाई होता है। एलसीएम जो होता है वो एचएक्सवाई होता है, और ये मेरे दोस्तों एचसीएफ का एक्सवाई गुना, ये एक्सवाई ही को प्राइम पेयर है। अगर मुझे एक्स और वाई पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं जो होती है वो एच एक्स और एच वाई होती है, कंसेप्ट है। यानी कि ये जो 20 है मेरे दोस्तों, यही आपका x इंटू वाई है। तो 20 को दो को प्राइम पेयर में मैं ऐसे ही ब्रेक कर सकता हूं, 4 पंजे 20 कर सकता हूं। अगर एचसीएफ 24 है तो एक संख्या 24 चौका 96 जो आपको दे रखी है, दूसरी संख्या होगी 24 गुणा 5, दूसरी संख्या 24 गुणा 5 120 दूसरी संख्या होगी। ये आंसर है डी ऑप्शन। तो जस्ट ऑब्जर्वेशन का सवाल है, ये आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा सवाल है, मेंटली किया जा सकता है ये सवाल, मेंटली ये बनाइएगा। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइएगा मेरे प्यारे भाई। ये मैंने करवाया आपको एग्जैक्ट सवाल, बहुत बेहतरीन है। वैल्यू पुटिंग करते हैं कुछ बच्चे, 0 90 पे तो काम ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। 45 पे देखो यहां बटे 0 बन जाएगा, फिर 3 4 5 ट्रिपलेट करते हैं, नहीं बकवास है सब। जिस सवाल में डायरेक्ट ही आपको फॉर्मूला दिख रहा हो वहां ये सब हसड़बाजी की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते कॉट ए प्लस टेन ए क्या है, हर इंसान को यह जानना चाहिए कि दिस इज ए स्टैंडर्ड कंसेप्ट। कॉट ए प्लस टेन ए, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 1/sin ए इंटू कॉस ए। और जिस बच्चे को यह पता है वो अब आगे रुकने वाला नहीं है, शॉर्ट में लिखा करो 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए का मतलब 1/sin इंटू कॉस, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कॉस, यानी कि साइन माइनस कॉस। नीचे क्या है बच्चों, साइन माइनस कॉस इंटू साइन कॉस इंटू साइन इंटू कॉस। नीचे क्या है, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि मेरे दोस्तों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन कॉस, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों।
साइन माइनस कॉस इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। देखो भाई साहब, इससे ये कट गया, कट गया। अब जैसे ही आप एलसीएम लोगे, साइन इंटू कॉस प्लस 1, साइन इंटू कॉस प्लस 1 कट जाएगा, साइन कॉस से साइन कॉस कट जाएगा, 1 आंसर है। अरे जब सब कुछ कटने ही बैठा है तो आप क्यों नहीं काटते उसको तबीयत से, काहे कुछ फुटिंग के चक्कर में पड़ रहे हैं। 9वां सवाल, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी 50 दिन में करता है, सी 40 दिन में करता है। ठीक है, सी जो है वो 40 दिन में करता है, बोलो कोई प्रॉब्लम। इफ ए इज असिस्टेड अल्टरनेटिवली बी ऑन वन डे एंड सी ऑन द नेक्स्ट डे, द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, यानी कि अल्टरनेट डेज वाला सवाल है। ए की एक दिन हेल्प बी करता है, मतलब ए को पहले दिन बी हेल्प करता है और अगले दिन ए को सी हेल्प करता है, फिर दोबारा से ए की हेल्प बी करता है, फिर सी करता है, यही चलता रहेगा। हर 2-2 दिन का पैटर्न ये है, पहले ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी। काम कितने दिन में पूरा होगा? तो एलसीएम 30, 50, 40 का एलसीएम 600, क्या हो जाएगा बच्चों? 600 आपका टोटल वर्क हो गया, ये हमने मान लिया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 20। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 12। और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 15। तो ए प्लस बी कितना काम करेंगे? 20 और 12 32, 32 यूनिट पहले दिन। अगले दिन ए और सी काम करेंगे 20 और 15 35। तो इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा? हर 2 दिन में 32 प्लस 35 67 यूनिट काम होगा। 67 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, पहले दिन 32 फिर अगले दिन 35। हमको तो काम 600 यूनिट करना है, तो 600 के नजदीक 67 का कौन सा मल्टीपल है? 8 गुना। अगर मैं दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दूं इस हिसाब से, तो 8 दूनी 16। 16 दिन में कितना काम होगा भाई? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों, नहीं 8 नहीं सही, 9 से। 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 दूनी 18, तो 540 और 9 सत्ते 63, 603। 603 होगा, यानी कि 18 दिन में 603 यूनिट काम होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, काम तो 600 यूनिट ही करना है, 3 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो गए। 3 यूनिट काम मेरे प्यारे भाई यहां से कम करेंगे। और कम काम किससे करवाएंगे मेरे दोस्तों? सबसे आखिर में ए और सी ने काम किया था, इनसे ए और सी से 35 यूनिट काम नहीं करवाना है, 3 यूनिट काम करवाना, कम करवाना है भाई। ये ए और सी एक दिन में 35 यूनिट काम करते हैं, तो 3 यूनिट काम करेंगे 3/35 दिन में। तो 18 में से 3/35 घटाएंगे तो ये रहा 17 सही 32/35 दिन में। तो नजदीक का मल्टीपल देखा करो, ज्यादा नजदीक का, कैलकुलेशन कम रहती है। बोला है 2 संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एलसीएम 693 है, एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या। 2 संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। इनका प्रोडक्ट क्या है भाई? ये 3 एकम 3, तो यहां पर भी 7 नाम 63 9, ये आंसर है। केवल कलम उठाने की जरूरत नहीं है सवाल में, ठीक है भैया। कैसे? 2 संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एलसीएम 693 है, तो बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों। एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो केवल इकाई अंक मैच करने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? बिना वो लिखे 1 तिया 3, अब 7 की किस में गुणा करें कि 3 आए यूनिट हिट? नो, कितना दयालु एग्जामिनर है, इकाई अंक भी अलग अलग रखा है हर ऑप्शन में। ये बताइएगा, 2 बेलन की त्रिज्या 2:1 के रेशियो में, हाइट 5D के रेशियो में, आयतनों का अनुपात। भाई सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। मुझे रेडियस का रेशियो दिया, हाइट का रेशियो दिया है, आयतन वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। यहां पाई एक कांस्टेंट है, पाई अपने आप में कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी कि वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। मुझे रेडियस का स्क्वायर करना है, 2:1 का स्क्वायर 4/1। हाइट कितना मेरे दोस्तों? 5/2, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 20/2, यानी कि 10:1 आंसर है। खत्म, ये हो गया वॉल्यूम का रेशियो। टन टना टन टन, आगे चलेंगे। द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए टेलीविजन सेट इज 18,000। एक टेलीविजन सेट का मार्क प्राइस 18,000 है। एक शॉपकीपर 40% डिस्काउंट देता है और 10% प्रॉफिट अर्न करता है। तो आपसे पूछा टेलीविजन का सीपी। किसी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो नहीं लगा सकते क्या कंसेप्ट? कंसेप्ट क्या लगेगा? मैं इसको कम से कम यूट्यूब पे 1 लाख बार लिख चुका हूं।
सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। जिस सवाल में डिस्काउंट प्रॉफिट दो ये लगेगा। सीपी से एमपी का रेशियो यहां पे डिस्काउंट कितना है 40%, तो 100 माइनस 40 60। प्रॉफिट होता है 10%, 100 प्लस 10 110 ही आ गया रेशियो 6:11। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बोला क्या अंकित मूल्य 18,000, 11 की वैल्यू 18,000 रुपए है, तो एक की वैल्यू आ गई 18,000 बटे 11, एक की वैल्यू। और आपसे क्या पूछा है 6 की वैल्यू पूछे, मल्टीप्लाई बाई 6। ये पूरा तो कटेगा नहीं, नीचे 11 आएगा भाई साहब, ऊपर 0 आना चाहिए इकाई अंक। 1 एकम 1 और 1 और 3 4, 1 एकम 1 1 5 6, 1 अट्टे 8 8 2 10 0 बनेगा। 1 एकम 1 1 और 1 2 खत्म। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके इकाई अंक ऊपर 0 बनेगा। भाई 11 की इसमें गुणा होगी 8 आएगा और फिर 8 में 2 जोड़ोगे तो एंड में 0, केवल इसी ऑप्शन में आ रहा है। बड़ा दयालु एग्जामिनर है। एडी जे टेंजेंट टू ए सर्कल, जैसी सर्कल दिखे एकदम सर्कल खींच डालो। एडी एक सर्कल की टेंजेंट है और एबीसी सीकेंट है, तो ये हो गया बच्चों पॉइंट ए, ये होगी बच्चों इसकी टेंजेंट एडी और ये होगी इसकी सीकेंट ए बी सी, छेदक रेखा है। बोला ए बी 8 है बी सी 10 है, एडी पर जाओ। एडी आपको बताना है तो टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी लगेगी। एडी का स्क्वायर क्या होगा, एडी का स्क्वायर बराबर ए बी 8 और गुणा पूरा मेरे दोस्तों ए से सी तक का 8 10 18, तो अंडर रूट लेंगे। एडी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 12 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन एकदम सही है। खत्म, आगे चलेंगे। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर एंड 4 मोबाइल इज 2,10,000। एक रेफ्रिजरेटर 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल 2,10,000 के। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 रेफ्रिजरेटर, 6 फ्रिज और 2 मोबाइल फोन 1,22,000 के। तो आपसे पूछा है एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का क्रय मूल्य। देखो मेरे प्यारे भाई, यहां मैं लिख रहा हूं रेफ्रिजरेटर, यहां मैं लिख रहा हूं मोबाइल। अब मैं एक्स वाई मान के तो इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, इतना टाइम नहीं है भैया। 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल। अब देखो यहां 2,10,000 में 1,22,000 में 3 जीरो हैं, अरे 3 जीरो को छोड़ो बाद में चुपका लेंगे। 2,10,000 रुपए के, 2,10,000 के 3 जीरो बाद में चुपका लेना। जबकि 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन 1,22,000 रुपए के, 1,22,000 रुपए के। तो आपसे पूछा है एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन, एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई। क्या आप इस सवाल को कर सकते हैं? आप बोलोगे हां जी सर हम बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप मतलब जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे आप करते जाइएगा। कई सारे तरीके हैं इस सवाल को करने के। अब मेरे प्यारे भाई अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, ये 4 और 2 को इक्वल बना लेते हैं, तो इस इक्वेशन में 2 से गुणा करके घटा लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। भाई 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4, मोबाइल तो कट जाएगा ना, 2 छिक्का 12, 10 मोबाइल और 10 रेफ्रिजरेटर और 2 छिक्का 12, 2 रेफ्रिजरेटर। 2 रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस है मेरे प्यारे भाई वो कितना है? 2 रेफ्रिजरेटर का प्राइस 122 दूनी 244, 244 और 210 का डिफरेंस 34, तो 2 रेफ्रिजरेटर 34 के आगे, 34 के। तो एक रेफ्रिजरेटर, ये 2 रेफ्रिजरेटर का प्राइस आया है भाई। किसी भी एक चीज को बना के घटा दो, यहां किसी भी एक चीज को इक्वल बना के, यहां 4 है तो यहां 4 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करनी होगी। 2 से गुणा करके घटाया तो 4 और 4 कट जाएगा, 10, 6 दूनी 12, तो 2 रेफ्रिजरेटर का प्राइस डिफरेंस कितना आएगा? 244 और 210 में 34, तो एक रेफ्रिजरेटर 17 का है, 17 का एक रेफ्रिजरेटर। बोला है एक रेफ्रिजरेटर 2 मोबाइल, 2 मोबाइल मेरे पास ऑलरेडी हैं, ये 6 रेफ्रिजरेटर हैं, इसमें से 5 रेफ्रिजरेटर का प्राइस घटा दो, 5 का। एक रेफ्रिजरेटर 17 का है तो 5 होंगे, 17 पंजे 85 के, 85 घटा दो तो आएगा 37। ठीक है भाई, 12 में से 5 के साथ 11 में 60 का 3, 37 आया है। 37 आया है, 3 जीरो छुटा रखे, 3 जीरो चुपका दूंगा, 37 यार आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर, खत्म। ठीक है जी, कम से कम लिखने की कोशिश करो। फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। पहली 5 वर्ग मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा उत्तर। 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, कुछ करने की जरूरत नहीं। कैसे?
भाई इवन नंबर कैसे होते हैं, पहले 5, 2 4 6 8 10। अब 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बटे 5 ही तो करना है मुझे। मैं इतना नहीं समझ गया कि ऊपर हर एक में से 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 तो कटने वाला है नहीं, तो 4 का मल्टीपल ओनली वन ऑप्शन इज अवेलेबल इन द मार्केट, दैट मींस दिस। नाउ अब सॉल्व भी कर सकते हैं, ये देखो 10, अभी 10 स्क्वायर ही हो जाएगा ना, 100 200 200 और ये मेरे दोस्तों आपका 16 4 20 220, 220 बटे 5 44। इतनी छोटी सी चीज में कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आ गया। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई का 3 गुना है। आपसे पूछा अगर एरिया 2700 है तो इसकी चौड़ाई बताओ। लंबाई चौड़ाई का 3 गुना, अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई 3 है, तो एरिया कितना आएगा, 3 एकम 3, एरिया आएगा 3। 3 की वैल्यू सवाल में 2700 मीटर स्क्वायर है, 900 गुना, तो एरिया मल्टीपल 900 है, एरिया मल्टीपल 900 है, 900 मतलब 30 का स्क्वायर। एरिया को नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर के, लेंथ को नापते हैं सेंटीमीटर में। एरिया मल्टीपल 900 है 30 का स्क्वायर, तो लेंथ मल्टीपल 30 होगा, यानी कि एक की वैल्यू 30 मीटर है भैया, ये मीटर में चल रहा है, ये आंसर है सी ऑप्शन। 90 और 30 खेल हो गया जी दोस्तों। आगे चलेंगे, ये वाला बनाएंगे। साइने बराबर 8/17 तो कॉटे प्लस सेके। 8 17 को देखते ही मन में खुशी की लहर, ट्रिपलेट है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, बेस क्या होगा 15, 8 15 17 ट्रिपलेट है। अब कॉट क्या होगा मेरे दोस्तों, बेस बटे परपेंडिकुलर 15 बटे 8, सेके क्या होगा मेरे दोस्तों, हाइपोटेनस बटा बेस 17 बटे 15 आप बोलोगे, हाँ जी सर। तो नीचे तो 15 अट्ठे 120 और ऊपर 225 प्लस 136, ठीक है ना, या फिर 5 और 8 7 एक यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं मेरे दोस्तों। तो एक यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों, अच्छा सभी पे आएगा। अच्छा फिर तो मैं ये देखूंगा ना कि आंसर किसके नजदीक जाएगा, मैं इतना भी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, या फिर कर लेते कोई परेशानी नहीं है। 15 गुणा 15 225 में जब मैं 136 जोड़ूंगा तो 361 आएगा, 25 36 61, तो 3 बार जाएगा 120 दिया, ये आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल है दोस्तों आपके सामने 80। यूट्यूब पे प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत सारा कंटेंट है, प्रीवियस ईयर के सवाल भी हैं, मोटी मोटी किताबें भी हैं, लेकिन कंसेप्ट सीखने के लिए या तो टीचर के पास आपको जाना पड़ेगा और कुछ समय समय बाद कंसेप्ट को रिवाइज भी करना पड़ता है। तो आप ये वाली जो बुक है हमारी मैथ्स कंसेप्ट किंग की, वाकई में कंसेप्ट किंग बनाने वाली बुक है। आप इस बुक से जितने भी गणित के कंसेप्ट है उनको टाइम टू टाइम शॉर्ट वे में रिवाइज भी कर सकते हो, और आपको कंसेप्ट ध्यान रहेंगे तो सवालों में आप उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ये बुक आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं जी। सवाल नंबर 18, गीता ने एक अपार्टमेंट खरीदा और वो EMI भरती है अपार्टमेंट के लिए, उसकी मंथली इनकम 80,000 रुपए है। 15% उसने खर्च किया बच्चों की एजुकेशन पे, 40% हाउस होल्ड पे, 10% GPF में और 15% उसने सेविंग की है बैंक अकाउंट में, और बाकी का रिमेनिंग की वो EMI पे करती है। तो आपसे पूछा है कि EMI कितना पे करती है। देखो इस सवाल में रिमेनिंग शब्द नहीं लगा है तो आप बच गए, ये सीधा हो जाएगा भाई। 80,000 में से कितना खर्च कर दिया, 40 10 50 15 15 30 यानी कि 80, तो टोटल 80% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, अगर 80% खर्च कर दिया तो 80,000 रुपए का 20% ही तो बचा, उसकी EMI भरेगी। 80,000 का 20% 16,000 रुपए की EMI भरेगी। तो आप केवल स्क्रीन से ही ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अरुण और भारती की एज का योग 24 साल है, जिसमें अरुण बड़ा है। अरुण और भारती की आय अगर दुगनी कर दी जाए तो अंतर 8 वर्ष है। अरुण की आयु कितनी होगी, देखिए अरुण बड़ा है भारती से, ठीक है ना, उनकी एज का सम 24 साल है। अगर एज को दुगना कर दिया जाए दोनों की तो अंतर 8 वर्ष है। दुगना करने के बाद 8 वर्ष है, यानी कि अगर दुगना ना किया जाएगा, दुगना नहीं किया जाएगा तो अंतर कितना होगा, 4 वर्ष होगा, डबल नहीं करेंगे। यानी कि दोनों लोगों की एज का सम 24 साल है, उनका डिफरेंस 4 साल है। तो अरुण बड़ा है, बड़े की एज क्या आएगी, दो संख्याओं का सम दिया है, डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या होगी, जोड़ के आधा कर दो, 24 4 28, 28 का आधा 14, तो अरुण की 14 साल है। ये आंसर हो गया जी। आगे चलेंगे।
एक रेस जो है 1200 मीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है, ए और बी स्टार्ट करते हैं सेम जगह पर, सेम टाइम पे, सेम डायरेक्शन में चलते हैं 18-27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने समय के बाद स्टार्टिंग से वो फर्स्ट टाइम मिलेंगे ट्रैक पर, दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वो ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। तो भाई जैसे ये 1200 मीटर का, अच्छा ये तो सर्कुलर नहीं है, जैसे भी सर्कुलर ट्रैक है, यहां से दो बंदे चलना शुरू किए, ए और बी सेम डायरेक्शन में चलना शुरू किए, तो कितने समय के बाद वो जो है दोनों पहली बार मिलेंगे। पहली बार कब मिलेंगे भाई, जब उनके बीच का जो गैप है इस पूरे सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर हो जाए, यानी कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाए 1200 मीटर। और अपॉन रिलेटिव स्पीड, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं एक ही दिशा में, एक की स्पीड 18 दूसरी की 27, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 9, लेकिन एक किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में 5/18 कन्वर्ट करना होगा। तो 9 दूनी 18, 1200 को 5 से भाग करेंगे 240 और दोगुना 480 सेकंड। डायरेक्ट आंसर सेकंड में आएगा, 480 सेकंड बाद ये दोनों लोग एक दूसरे से मिलेंगे। डी ऑप्शन ही बताएगा। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। देखिए एक ही पेपर में एक ही शिफ्ट में दो सवाल माध्यिका के पूछे गए, बस यहां दशमलव में है। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं, तो मुझे बीच की दो निकालनी है। सबसे छोटा है यहां पर 12.3, फिर उसके बाद आएगा जी आपका ये वाला 13.5, फिर उसके बाद तो सब 3 डिजिट में है, 116.6 से छोटा ये 114.1, 114.1 के बाद आएगा ये 116.6, फिर उसके बाद आएगा जी आपका 118.7, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद 3 नंबर और आएंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 नंबर और आएंगे, तो बिल्कुल बीचों बीच में ये दोनों पड़ेंगे, बिल्कुल बीचों बीच में। आप बोलोगे हाँ जी सर भाई इनके आगे भी 3 नंबर है, इनके पीछे भी 3 नंबर है, तो मीडियन जो होगी इन दोनों का एवरेज, अगर आपको मीडियन निकालना है तो आपको इन दोनों का भी औसत लेना है। इन दोनों को औसत आएगा 116.6 और 118.7 का औसत इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, ये वाला इन दोनों के बीच में एक ही आंसर है, बी, ये आंसर हो जाएगा, बस बात समाप्त। आगे चलेंगे। इफ द सम ऑफ रेडियाई एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज इक्वल, दो सर्कल की रेडियस का सम उनकी सेंटर के बीच की डिस्टेंस के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। भाई अगर दो सर्कल है इस प्रकार से, ये हो गया, उनकी जो रेडियस का सम है, ये दोनों सर्कल की रेडियस का जो सम है उनकी सेंटर के बीच की दूरी, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, तो सेंटर के जो बीच की दूरी का जो है वो दोनों की रेडियस के सम के बराबर है, तभी पॉसिबल है जब दोनों सर्कल बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हो। पहला ऑप्शन यस। 23 सवाल, हाँ जी ये सीएचएसएल मेंस का पूछा हुआ सबसे अच्छा सवाल है, और मैंने इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने आपको इस सवाल ऑब्जर्वेशन से कराया है। लेकिन यहां पे इस वाले सवाल को मैं एक बार आपको बेसिक से भी बता देता हूं कि सवाल को बेसिक से वेरिएबल लेके कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि कुछ बच्चों को वैसे समझ में नहीं आएगा, तो वेरिएबल लेके भी मैं बता देता हूं, ठीक है। जिनको शॉर्ट में समझना वो अलग से एक स्पेशल वीडियो डाली हुई है चैनल पे, वो देख लेना। क्लास 11th का एक स्कूल है जिसमें 40 स्टूडेंट ने फिजिक्स लिया है, 17 ने बायोलॉजी लिया है, 20 ने केमिस्ट्री लिया है। तो फिजिक्स, ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11 वाज 60, टोटल स्टूडेंट 60 हैं। ऑल दीज स्टूडेंट चोज एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, किसी ना किसी ने मतलब मिनिमम एक सब्जेक्ट तो लिया है। एंड एक्जैक्टली 5 ऑफ दीज स्टूडेंट चूज ऑल द 3 सब्जेक्ट, 5 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने तीनों के तीनों सब्जेक्ट लिए, फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछे स्कूल ए में, स्टूडेंट हैज चूजन एट रैंडम फ्रॉम क्लास 11th विल हैव चूजन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ दीज 3, मतलब क्या प्रायिकता हुई कि इन 3 सब्जेक्ट में से अगर कोई एक स्टूडेंट रैंडम चुना जाए, उसने एग्जैक्ट 1 सब्जेक्ट चुना हो। देखिए एग्जैक्ट 1 सब्जेक्ट चुनने वाले कौन से, एग्जैक्ट 1 सब्जेक्ट चुनने वाले हैं ये ए, ये बी, ये सी, जैसे ये है, ये वो है मेरे प्यारे भाई जिन्होंने केवल एग्जैक्ट एक ही सब्जेक्ट चुना है, केमिस्ट्री। तो भाई मुझे अगर ए बी सी पता लग जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई। अब मुझे ये भी मिसिंग है,
ये भी मिसिंग है x, ये वाला भी मिसिंग है y, और ये वाला भी मिसिंग है मेरे दोस्तों z। z ये वाला एरिया है। जिन्होंने फिजिक्स, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया, फिजिक्स नहीं ली, सॉरी केवल बायोलॉजी और केमिस्ट्री लिया, फिजिक्स नहीं ली, ये वो है जेड। ठीक है भाई, तो मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए a प्लस बी प्लस सी निकालना है कि वो स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जैक्ट एक सब्जेक्ट चुना है। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, टोटल कितने स्टूडेंट है भाई इस क्लास में? 60 स्टूडेंट है टोटल। तो अगर मैं टोटल जोड़ूंगा तो टोटल जोड़ने पर आएगा a प्लस बी प्लस सी, फिर ये मेरे दोस्तों यहां से एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 5 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट चुने हैं प्लस 5, और बराबर आएगा मेरे दोस्तों यहां से 60। ठीक है, तो 60 माइनस 5 ये आ जाएगा आपका 55। ये पहले क्वेश्चन है। अब बोला है 40 स्टूडेंट ने फिजिक्स लिया है, 17 ने बायोलॉजी लिया है, 20 ने केमिस्ट्री लिया। अगर मैं जोड़ूंगा, इनको जोड़ता हूं, फिजिक्स वाले, बायोलॉजी वाले, केमिस्ट्री वाले, सबको जोड़ूंगा तो ए बी सी तो आना ही आना है, ए प्लस बी प्लस सी तो आना ही आना है। अब देखेंगे ये आ जाएगा 2 बार, ये एक्स फिजिक्स में भी आ गया, बायोलॉजी में 2 बार, सॉरी ये वाई जो है फिजिक्स में भी आ गया, केमिस्ट्री में 2 बार, ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जेड 2 बार आ गया, यानी कि ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 2 बार आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये जो 5 है ये तीनों में आ गए, फिजिक्स में भी आ गया, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में 5 जो 3 बार आ गया, 5 5 5 यानी कि प्लस 15। और बराबर क्या होगा बच्चों? टोटल 40, 20 60 और 17 77। तो 77 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा जी? आ जाएगा आपका 62। ये 62 आ गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल बेसिक से वेरिएबल मान के बता रहा हूं। अगर आप इसमें से माइनस करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड यहां से आएगा जी आपका 7, x प्लस वाई प्लस जेड 7 आ गया। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 7 है तो a प्लस बी प्लस सी 55 माइनस 7 48, a प्लस बी प्लस सी का मान 48 है, यानी कि 48 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्ट मेरे प्यारे भाई 1 सब्जेक्ट लिया है। टोटल स्टूडेंट तो 60 थे, 60 में से 48 स्टूडेंट एग्जैक्ट 1 एक सब्जेक्ट लेते हैं, जो कितना होता है 0.8, 6 48, 0.8 इस सवाल का आंसर है। आउट ऑफ 60 48 स्टूडेंट ऐसे हैं। क्लियर, ये बेसिक से हो गया। आगे चलेंगे, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, तो आपसे इसका मान पूछा, ये भी 1 आएगा। कैसे भाई साहब? ये मैं पहले बता चुका हूं, कॉस की पावर 8x प्लस 2 कॉस की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 4। ये 8 और 4 किसका स्क्वायर है भाई? कॉस की पावर 8x का मतलब कॉस की पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, होल स्क्वायर है, जीरो तो नहीं है मेरे दोस्तों ये। अब ध्यान से सुनिएगा, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 दिया है। अगर आप यहां से देखोगे तो कोई फॉर्मूला बनना है, साइन एक्स बराबर आएगा, साइन एक्स बराबर आएगा, ये उधर चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स जब उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखिए पावर 4 दिक्कत करता है, पावर 2 में हम फॉर्मूले जानते हैं। अगर साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स होगा कॉस की पावर 4x। तो ये जो कॉस की पावर 4x है, ये जो कॉस की पावर 4x है, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है? कॉस की पावर 4x का मतलब साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो बच्चों क्या बन गया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 नहीं बन गया? 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इसका आंसर हो गया। आसान है ये सवाल। ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है, एक्स वाई और पी क्यू 6:1 है, पी क्यू आर का एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है ट्राइंगल एक्स वाई जेड का। दो सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। अब ये सिमिलर है, एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, साइड का रेशियो 6:1 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? 6 स्क्वायर रेशियो 1 स्क्वायर 36:1। ट्राइंगल पी क्यू आर बाद में दिया, ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया 6 है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 36 की वैल्यू भी 6 गुना होगी, 36 6 का 216, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है, ए ऑप्शन। ये बताइएगा। हाँ जी, ये सवाल भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में डाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। एक क्यूब है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, वो 125 क्यूब से मिलकर बना है, हर क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर है। एक क्यूब रिमूव किया जाता है फ्रॉम द मिडिल ऑफ ईच ऑफ फेसेस ऑफ क्यूब, हर क्यूब के
मतलब क्यूब के हर फेस से बीच में से एक क्यूब निकाल दिया जाता है। तो आपसे पूछा है रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए जैसे मेरे दोस्तों आपको समझने वाली बात है, मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो क्यूब बनाना अपने आप में एक जंग है। ये हमने आपके सामने क्यूब बना दिया है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो क्यूब है ना मेरे प्यारे भाई, ये बना है 125 छोटे छोटे क्यूब से, और हर क्यूब की जो भुजा है मेरे दोस्तों वो 1 है। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, और ये 3, और ये 4 5, ठीक है। और यहां पर 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से क्यूब है, 125 छोटे छोटे क्यूब से मिलके बना है भाई। इस क्यूब की जो भुजा है मेरे दोस्तों 5 सेंटीमीटर है, यानी कि हर छोटे क्यूब की साइड 1 है। तो इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है 6a²। भाई एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, और क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। अब इस क्यूब के हर सरफेस से एक क्यूब निकाल लिया जाता है। जैसे हमने यहां से क्यूब निकाल लिया मेरे दोस्तों, यहां से निकाल लिया, हमने यहां से भी निकाल लिया मेरे दोस्तों, बिल्कुल बीचों में से, अभी पीछे से भी आगे ऊपर, हर फेस से क्यूब काट के निकाल लिया। तो जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया देखिए ये हो गया 25 छिक्का 150। जब भी हम किसी फिगर से कुछ काटते हैं तो हमेशा एरिया बढ़ता है। ये दोनों आंसर तो पॉसिबल ही नहीं थे, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, इमेजिन करो, वर्चुअल इमेजिन करो कि आपके पास एक क्यूब है जिसकी साइड 5 है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया है 150। जब भी आप कोई फिगर काट के निकालते हैं तो हमेशा सरफेस एरिया बढ़ता है। जब आप ये काट के निकालोगे, सपोज सामने फ्रंट से निकाल लो, तो भाई आपने जो क्यूब काट के निकाला है उस क्यूब की भुजा 1 है, उस क्यूब की भुजा है 1। अगर क्यूब की भुजा 1 है तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, 6। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर क्यूब की भुजा 1 है तो इस क्यूब में, ध्यान से सुनेगा, जब आप काट के निकाल लोगे तो हमेशा सरफेस क्रिएट होते हैं। भाई एक तो सरफेस क्रिएट हो जाएगा ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, और एक पीछे, यानी कि 5 नए सरफेस क्रिएट हो जाएंगे। 5, एक कट लगने से 5 नए स्क्वायर बन जाएंगे। आंख बंद करके इमेजिन करो कि जैसे आपने होल कर दिया, तो भाई एक ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, यहां ऊपर, ये ऊपर, एक नीचे बन जाएगा, एक राइट में, लेफ्ट में मेरे दोस्तों, और एक फ्रंट में मेरे दोस्तों, बिल्कुल फ्रंट में। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रंट में बन जाएगा, यही होगा। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि भाई चलिए 5 तो नए बने, लेकिन एक ये जो सामने से खाली भी तो हो गया, ये वाला, ये तो छेद हो गया ना, आपने क्यूब काट के निकाले, सामने से खाली भी तो हो गया। अल्टीमेटली एक क्यूब कट करने से केवल 4 ही स्क्वायर का एरिया बढ़ा है, 4 का। आपने 6 सरफेस से कट किया है तो कितना बढ़ेगा, 24। तो 150 में 24 ऐड करेंगे तो 174 होगा। ये 5 तो एरिया बड़ा है भाई, एक ऊपर, आगे पीछे, दाएं बाएं, एक सामने से। लेकिन जब आप क्यूब काट के निकालते हो तो यहां एक गड्ढा भी तो हो गया, यानी कि एक स्क्वायर का एरिया कम हो जाएगा। अल्टीमेटली एक कट करने से 4 सरफेस का एरिया बढ़ा है। तो 6 आपने कट लगाए 6 फेसेस से, तो 24 बढ़ेगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ बहुत बढ़िया। 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच कितने पूर्णांक संख्याएं, 11 और 12 स्क्वायर के बीच, यानी कि इनको काउंट नहीं करना। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। अब इनके बीच में कितनी संख्या, 144 में से 121 घटाएंगे 23, और 1 जोड़ देंगे, 24 संख्याएं हैं भैया। लेकिन 121 और 144 तक अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल 24 संख्याएं होंगी, लेकिन इन दोनों को काउंट नहीं करना, तो 2 माइनस करेंगे, यानी कि 22। इनके बीच में 22 ही संख्या आएंगी, इन दोनों को काउंट नहीं करना है। तो ये हो गया सिंपल सी बात। एक इलेक्शन हुए 2 कैंडिडेट के बीच में जिनमें 20% वोटर ने वोट नहीं डाले, ठीक। 40 वोट्स इनवैलिड करार कर दिए गए। जीतने वाले को रजिस्टर वोटर का, यानी कि टोटल वोटर का 42% मिला। जीतने वालों को टोटल वोटर का, वैलिड वोट का नहीं, टोटल वोटर का 42% मिला है, और वो 112 वोटों से जीता है। आपसे पूछा कितने रजिस्टर्ड वोटर है, रजिस्टर वोटर आपसे पूछा है, यानी कि वोटिंग लिस्ट। मेरे प्यारे भाई, मैं सवाल को आपको समझाऊंगा शिफ्टिंग से, ठीक है ना। शिफ्टिंग से मैं आपको बताऊंगा
ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, एक ट्रेडिशनल मेथड में पहले बता चुका हूं कि जैसे सपोज 100 वोटर है, 100 में से 20% ने वोट डाले नहीं, तो वोट कितने लोगों ने डाले हैं? 80 लोगों ने वोट डाले हैं। ये आपके वैलिड वोट है। हार जीत का फैसला इन्हीं 80 वोटों में से होना है। जीतने वाले उम्मीदवार को रजिस्टर वोटर का 42% मिला। रजिस्टर टोटल 100 है, 100 का 42% यानी कि 42 मिला है जीतने वाले को, जो विनर है मेरे दोस्तों, विनर को। और वो 112 वोटों से जीता। मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनेगा, 100 में से 20% लोगों ने तो वोट डाले नहीं, केवल 80 लोगों ने वोट डाले हैं। 80 यूनिट में 40 वोट्स इनवैलिड हो गए। एक बात देखो, अगर ये 40 वोट इनवैलिड ना होते, हम ये कहें कि 40 वोट इनवैलिड ना करके हम हारने वाले उम्मीदवार को दे देते हैं, हारने वाले को। ये 40 वोट जो इनवैलिड हुए हैं, ऐसा करते हैं कि इनको इनवैलिड ना करके हम हारने वाले को दे देते हैं कि भाई 40 वोट खराब हो रहे हैं, ले हारने वाले भाई तू रख ले। तो जीतने वाला उम्मीदवार अब 112 वोटों से नहीं जीतेगा, वो 40 वोट कम से जीतेगा, यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार केवल 72 वोटों से जीतेगा। अगर आपके विरोधी को 40 वोट ज्यादा मिल जाएंगे तो आप 40 कम वोटों से जीतोगे। यानी कि 80 में से 42 तो लेगा जीतने वाला, तो हारने वाला कितना लेगा होगा? 80 में से 42 घटाइएगा 38 यूनिट लेगा हारने वाला। ये हारने वाला है, यानी कि अल्टीमेटली गैप कितने का है? 4 का, जबकि गैप बना कितना है? 72 का। तो 4 की वैल्यू 72 है, 18 गुना, तो भी रजिस्टर वोटर भी 100 का 18 गुना होंगे, 1800। यह है शिफ्टिंग और ये स्मार्ट तरीका है इस सवाल को करने का, बेहतरीन। आगे चलेंगे। एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर जो है 2% है। यदि साल 2020 में इसकी जनसंख्या 1.5 लाख है तो 2030 में इसकी जनसंख्या क्या होगी? देखो प्यारे भाई, अगर 2020 में जनसंख्या 1.5 लाख है, ठीक है, और हर साल जनसंख्या 2% बढ़ रही है, 2% बढ़ने का मतलब जनसंख्या 102% हो गई, 100% से 2% बढ़ गई, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1.02। तो ये 1 साल बाद है, 2020 से 2023 में 3 साल का गैप है, 3 साल बाद जनसंख्या ये होगी मेरे प्यारे भी, 3 साल बाद। ठीक है भाई, चलेगा। अब यहां तो मेरे दोस्तों 4 ही जीरो हैं, यहां 6 डेसिमल आएंगे, यानी कि आंसर अप्रोक्स में इस सवाल का, ये एग्जैक्ट आंसर है ही नहीं, हालांकि लिखना चाहिए। तो भाई यानी कि मैं इस सवाल को फिर ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी लंबी गुणा तो मैं करूंगा नहीं ना, मल्टीपल चेक कर सकते हैं भाई। हर साल 2% बढ़ रही है, तो 2 2 2 का सक्सेसिव क्या होता है? 2 2 2 का सक्सेसिव, पहले तीनों को जोड़ो, 2 2 4 2 6, फिर 2 2 की गुणा बटे 100, 4 4 4, 2 2 4, 2 2 4 4 12, 12 बटे 100.12। ठीक है भाई, और फिर यहां पे तीनों की गुणा 8 बटे 10, इसे इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि लगभग 6.12%। जनसंख्या लगभग 6.12% बढ़ी है अप्रोक्स में। तो 15 पहले कितनी थी? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 6% होता है 9,000, 9,000, और 1.5 लाख का 0.12% क्या होगा मेरे दोस्तों? 1.5 लाख अगर 15 गुणा 12 180 होता है, यानी कि लगभग 180, लगभग 180 परसेंटेज, और 2 दशमलव से 4 जीरो कट जाएंगे, 15 गुणा 12 180, तो लगभग ये आएगा 159,181 के आसपास आएगा अप्रोक्स में, बी ऑप्शन। पहले 15 लाख का 6% निकाल लिया 9,000, फिर 15 लाख का 0.12%, पर 0.12% निकालने के लिए बस आपको 4 जीरो हटाने, परसेंटेज और दशमलव से 4 जीरो, 15 गुणा 12 180, लगभग ये आ गया, बात समाप्त। लास्ट क्वेश्चन, पिता और पुत्र की आयु में 15 साल का अंतर है। 5 साल पहले फादर की जो आयु है वो सन की दुगुनी थी, फादर की जो आयु है वो सन का दुगुनी थी 5 साल पहले। उन दोनों की प्रेजेंट एज बताओ, प्रेजेंट एज। देखो, पिता पुत्र की आयु में 15 साल का अंतर है, बताओ, बड़ी जल्दी बाप बन गया। तो यानी कि 15 साल का अंतर आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा, वो अंतर नहीं बदलने वाला, रेशियो बदलता रहेगा, पिता पुत्र की एज का डिफरेंस 15 साल ही रहेगा। 5 साल पहले फादर सन का मेरे दोस्तों एज में डबल था, तो बीच में गैप है 1 की वैल्यू है 15 साल, तो 2 की वैल्यू होगी 30, यानी कि फादर 30 साल के हैं, सन 15 साल का है। 5 साल पहले की बात है, 5 इयर्स पहले। तो अब प्रेजेंट में कितना है? प्रेजेंट में 5 5 60 जोड़ लो,
पिता 35 का है, पुत्र 20 साल का है, बड़ी जल्दी ब्याह कर लिया। भाई ये तो इलीगल है, सवाल इलीगल बना रहा है एग्जामिनर। और इसी के साथ ये पेपर पूरी तरह समाप्त होता है। इसमें केवल 3-4 सवाल अच्छे थे, बाकी बिलो एवरेज या एवरेज क्वेश्चन है। बढ़िया पेपर है, ठीक है ना, बच्चों को पैनिक हो सकता है करने में, चलेगा। आपको अगर सॉल्यूशन पसंद आए तो एक बार वीडियो के नीचे सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद भाई, बाय।